हेलो फ्रेंड, कैसा हो सब लोग। न्यूमेरिकल के साथ साथ में आपको पेडागोजी का सेक्शन भी देखने को मिलता है। ठीक है, तो आज की इस पेडागोजी को हम लोग यहाँ पर कंप्लीट करेंगे। देखिए, इससे पहले हम लोगों की जो मैराथन यहाँ पर हो चुकी है, हम लोगों की भाई सीडीपी पूरी की पूरी मैंने कंप्लीट करा दी। मैंने कहा सीडीपी एक आपका ऐसा सब्जेक्ट है जो बाकी के दूसरे सब्जेक्ट में आपको हेल्प करता है, आपके मैथ्स में भी हेल्प यहाँ पर करता है। ठीक है, उसके अलावा आप लोगों की हिंदी की महामैराथन यहाँ पर हो चुकी है, हिंदी की आप लोगों की महामैराथन हो गई। हिंदी के अलावा भाई आप लोगों की ईवीएस वाली हो गई है। ईवीएस के साथ साथ में आपकी साइंस वाली भी मैराथन यहाँ पर हो गई है, साइंस वाली हो गई है। और आज होगी आपकी मैथ्स पैडागोजी। कौन सी? मैथ्स पैडागोजी की महामैराथन आज आपके सामने यहाँ पर होगी। इसके जो न्यूमेरिकल होंगे उनकी मैराथन क्लास मैथ्स वाले सर कल आपको 8 बजे लेंगे। पेपर 1 के अलग लेंगे और पेपर 2 के अलग लेंगे। मैथ्स पैडागोजी तो देखिए, इससे पहले जितनी भी हमारी ये महामैराथन क्लासेज हो चुकी है उसको आप लोग जाके देख लेना। आपके एग्जाम में यही से क्वेश्चन आपको देखने को मिलने वाले हैं। और जैसा आप किसी भी सब्जेक्ट की पैडागोजी पढ़ते हो, तो मैंने कहा सीडीपी मैंने आपको इस प्रकार से पढ़ाया हुआ है, बाकी दूसरे सब्जेक्ट में भी ये आपको हेल्प करेगा। ठीक है, तो इसलिए सभी मैराथन क्लासेज जितनी पहले हो चुकी है उनको जाके देखे, यूट्यूब पर सर्च मारिए, वरना मैंने प्लेलिस्ट यहाँ पर बनाई हुई है तो उसको आप लोगों को देखना है। आज हम कराएंगे आपके सामने मैथ्स पैडागोजी का खात्मा। इसको हम लोग यहाँ पर कंप्लीट कराने वाले हैं। तो चलिए भाई इसके बारे में शुरुआत कर लेते हैं। बाकी आपका बैच रहा, जो फेमस बैच रहा, फेमस नोट्स आपके सामने यहाँ पर है, तो मैं यहाँ पर शुरुआत कर लेता हूँ। देखिए, मैं आपको पहले कंसेप्ट बताऊंगा, फिर उसके बाद आपको क्वेश्चन दिखाऊंगा, आंसर फिर आप लोगों को देने हैं। ठीक है, क्योंकि आपकी मैथ्स पैडागोजी के अंदर कई सारे कंसेप्ट ऐसे होते हैं जहाँ से आपका क्वेश्चन आने आना होता है। जैसा आपका मैथ्स का नेचर, गणित की प्रकृति क्या होती है, वहां से क्वेश्चन आ जाते हैं। उद्देश्य पूछ लेता है। एनसीएफ 2005 ने मैथ्स के बारे में क्या कहा है वो क्वेश्चन आपसे पूछ लेता है। वे नीले की थ्योरम आपसे यहाँ पर पूछ लेता है। बाकी मैथ्स के कुछ फंडामेंटल कंसेप्ट होते हैं वो आपसे यहाँ पर पूछ लेता है। तो इस प्रकार से हम लोग चलेंगे। पहले मैं आपको कंसेप्ट बताऊंगा, फिर उसके बाद आप लोगों के सामने क्वेश्चन आंसर को हम लोग साथ में मिलकर डील यहाँ पर करेंगे। ठीक है, चलिए शुरुआत कर लेते हैं। गुड इवनिंग भाई, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। मैं ठीक हूँ, आई होप आप लोग सब ठीक होंगे। और आज मैथ्स पैडागोजी पढ़ने के बाद बहुत बढ़िया आप लोग यहाँ पर हो जाओगे। देखिए, मैं आपके सामने बात कर रहा हूँ सबसे पहले मैथ्स का नेचर, यानी कि गणित की जो प्रकृति होती है उसके बारे में बात कर रहा हूँ कि मैथ्स कैसा होता है, कैसा स्वरूप होता है, किस प्रकार का मैथ्स होता है। तो आपको ध्यान रखना है कि मैथ्स होता है भाई आपका लॉजिकल, यानी कि तार्किक होता है। ये आपके सीटेट के एग्जाम में ना आए ऐसा हो ही नहीं सकता, क्योंकि मैथ्स की पूरी नेचर लॉजिकल यानी कि तार्किकता के ऊपर निर्भर होती है। इसमें तर्क शामिल होते हैं, और तर्क जो होते हैं, जो रीजनिंग जिसको आप लोग यहाँ पर बोलते हो, वो कैसी प्रक्रिया होती है मैंने आपको सीडीपी की महामैराथन क्लास के अंदर भी बताया हुआ है। कैसी प्रक्रिया होती है रीजनिंग? रीजनिंग आपकी एक कोग्निटिव, एक मानसिक प्रक्रिया होती है जिसके माध्यम से हम लोग तर्क करते हैं। तर्क करते हैं मतलब समस्याओं का समाधान यहाँ पर कर रहे होते हैं, समस्याओं के बीच में डिफरेंस यहाँ पर कर रहे होते हैं, समस्याओं के बीच में यहाँ पर संबंध बना रहे होते हैं यहाँ पर। ठीक है, समस्याओं के बीच में हम लोग एक पैटर्न यहाँ पर बना रहे होते हैं। तो जितनी भी चीजें हम लोग यहाँ पर करते हैं, लाइक आप लोगों ने एक रीजनिंग का सब्जेक्ट पढ़ा होगा, अभी सीटेट पास करने के बाद आगे के एग्जाम में आप लोग रीजनिंग का सब्जेक्ट पढ़ते हो, तो रीजनिंग के सब्जेक्ट के अंदर जितने भी आपके चैप्टर होते हैं, ठीक है, वो सारे तर्क पर आधारित है। उसका पूरे सब्जेक्ट का नाम ही रीजनिंग है, यानी कि तार्किकता वाला, तर्क पर आधारित। तो भाई जो मैथ्स होता है ना, वो भी रीजनिंग पर आधारित होता है, तर्क पर आधारित होता है। अगर आप इसमें तर्क नहीं दोगे या तर्क से नहीं समझोगे, लॉजिकल नहीं समझोगे, तो ये आपको समझ में बिल्कुल नहीं आने वाला। तो मैथ्स का जो एक बड़ा महत्वपूर्ण आपका पॉइंट पूछा जाता है, इसकी नेचर यानी कि प्रकृति से संबंधित की तार्किक होता है, लॉजिकल होता है, बड़ा महत्वपूर्ण यहाँ पर होता है। ठीक है, और उसके अलावा ये विश्लेषणात्मक होता है, एनालिटिकल तौर पर यहाँ पर होता है। हम लोग विश्लेषण कर रहे होते हैं। जैसे हमारे सामने कोई भी क्वेश्चन आया, क्वेश्चन मतलब कोई समस्या आ गई, तो उसके स्टेप बाय स्टेप हम लोग यहाँ पर समाधान कर रहे होते हैं, उसके पूरा विश्लेषण कर रहे होते हैं, उसको टुकड़ों में तोड़ रहे होते हैं और फिर उसका समाधान कर रहे होते हैं। तो जो आपका मैथ्स होता है वो एनालिटिकल भी यहाँ पर होता है, विश्लेषणात्मक तौर पर यहाँ पर आपको देखने को मिलता है। देखिए, अगर मैं बात करूं मैथ्स का नेचर आपका मूर्त भी होता है, एब्स्ट्रैक्ट फॉर्म में होता है। अगर मैं छोटे बच्चे के परिप्रेक्ष्य में बात करूं तो भाई मूर्त हो जाता है, कॉन्क्रीट वे में हम लोग बच्चों को सबसे पहले पढ़ाते हैं, बट ये अमूर्त भी होता है। अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं सपोर्ट, ठीक है, मैंने कहा ये मेरी 3 उंगली है, ये मेरी 2 उंगली है, दोनों जुड़ गई, कितने हो गई? तो आप कहोगे सर 5 हो गई। क्यों? क्योंकि आपने देख लिया। अगर देख लिया तो मूर्त फॉर्म में होगी, कॉन्क्रीट फॉर्म में होगी। और मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं, बताओ 15 + 17 कितने हो गए? इतनी बड़ी प्रॉब्लम अभी भी दिख रहा है उसमें, तो नेट तो चल रहा है। आ रही है क्या वीडियो सही से? बफरिंग हो गई थी बीच में। बताना भाई अब मेरी वीडियो आ रही है, प्रॉपर दिख रही है, आवाज आ रही है? एक बार कमेंट बॉक्स में बताना भाई जल्दी से। यहाँ पर आपकी एक इंटरनेट की कुछ प्रॉब्लम हो गई थी जिसकी वजह से समस्या हुई। जल्दी से बताइए मेरी क्लास चल रही है या नहीं चल रही है, जल्दी बताइए जल्दी।
जल्दी बताइए भाई, जल्दी जल्दी जल्दी। चल गई, चलो भाई ठीक है, चले स्टार्ट करें। बीच में कुछ बफरिंग हो गई थी जिसकी वजह से प्रॉब्लम हुई, अभी शायद दोबारा स्टार्ट हो गई होगी। तो बताइए, हम लोग यहाँ पर चल रही है बिल्कुल ठीक है। चलिए भाई, अब देखिए मैथ्स की नेचर के बारे में बात कर रहे थे। मैंने आपको बता दिया कि भाई सटीक होता है, शुद्ध होता है। इनफैक्ट की जो मैथ्स की लैंग्वेज यहाँ पर होती है ठीक है, लाइक आपकी सिंबॉलिक होती है, प्रतीकात्मक होती है। लाइक मैंने कोई सिंबल बना दिया, मान लीजिए मैंने जोड़ का बना दिया सिंबल ठीक है, मान लीजिए मैंने डिवीजन का बना दिया, भाग का डिवीजन यहाँ पर बना दिया, तो ये सटीक होने चाहिए, ये अनुमानित नहीं होनी चाहिए। तो मैथ्स इसलिए होता है सटीक होता है। अगर मैं पूछूंगा ना 4+5 क्या होता है, तो सटीकता के साथ आंसर देना है, अनुमान नहीं लगाना ठीक है। इस वाली बात को आप लोगों को समझ में आ गया। और साथ में सिस्टमेटिक होता है, एक ऑर्गेनाइज तरीके से यहाँ पर होता है। मैथ्स जो होता है ना, बड़ा सिस्टमेटिक तरीके से चलता है ठीक है। जैसे कि यहाँ पर एक बड़ा महत्वपूर्ण पॉइंट है हिरार्कियल ठीक है, जिसको हिंदी में बोला जाता है श्रेणीबद्ध कह लो, या आपके एग्जाम के अंदर सबसे पूछा जाता है पदानुक्रमिक। पदानुक्रमिक चाहे आप लोग पेपर फर्स्ट वाले हो चाहे पेपर सेकंड वाले हो, आपके एग्जाम में बहुत देखने को मिलता है पदानुक्रमिक। जैसे कि इसके नाम से समझ में आ रहा है हिरार्कियल, यानी कि पदों के हिसाब से कोई चीजों को सीखना। सपोज आप लोग यहाँ पर मैंने कहा डिवीजन सीखना चाहते हो, भाग सीखना चाहते हो, तो भाग से पहले आपको जोड़ सीखना पड़ेगा, घटा सीखनी पड़ेगी, गुणा यहाँ पर सीखनी पड़ेगी। उसके बाद आप लोग भाग का कंसेप्ट सीखते हो। जैसा आप लोग यहाँ पर मैथ्स पैडागोजी यहाँ पर पढ़ने आए हो, तो पहले आप लोगों ने सीडीपी के अंदर नॉर्मल पैडागोजी जो होती है, जो सभी सब्जेक्ट में हेल्प करती है, वो पढ़ी। उसके बाद मैथ्स के न्यूमेरिकल पता करे, मैथ्स की प्रॉपर्टीज पता करी, फिर मैथ्स की पैडागोजी आप लोग यहाँ पर पढ़ना है। तो एक स्टेप बाय स्टेप तरीके से आप लोग यहाँ पर चीजों को सीख रहे हो। उसी प्रकार से छोटा जो बच्चा होता है, तो छोटे बच्चे के जो प्री कंसेप्ट यहाँ पर होते हैं, छोटे बच्चे के जो क्या होते हैं, छोटे बच्चे के यहाँ पर होते हैं जो प्री कंसेप्ट होते हैं ठीक है, यानी कि आपकी संख्याओं से पहले के जो कंसेप्ट होते हैं। तो संख्याओं से पहले के बच्चे के क्या कंसेप्ट होते हैं, जैसे छोटे बड़े का होता है ठीक है, क्या छोटा है कोई यहाँ पर बड़ा है, क्या मोटा है क्या छोटा है, इस प्रकार की चीजें। क्या पदानुक्रमिक तरीके से बच्चा चीजों को सीख रहा है ठीक है, लाइक बच्चों को छोटा बड़ा सीखना है तो पदानुक्रमिक तरीके से सीखेगा भाई, पहले यहाँ पर छोटा है, फिर उससे बड़ा, उससे बड़ा, उससे बड़ा, फिर सबसे बड़ा, ऐसे यहाँ पर सीखेगा। तो जो पदानुक्रमिक होता है बड़ा महत्वपूर्ण होता है, बच्चे के सीखने सिखाने की प्रक्रिया के दौरान बड़ा महत्वपूर्ण यहाँ पर आपको देखने को मिलता है। भाई जितने लोगों की बफरिंग हुई है, तो क्लास में दोबारा ज्वाइन यहाँ पर हो जाना, आपकी दिक्कत ये फिर आपकी नहीं होने वाली है ठीक है। मुझे लग रहा है शायद हमारा वाला नेट भी यहाँ पर दूसरे वाला चल रहा है। कौन सा है, FTTH के अलावा कोई दूसरा भी है हमारा इंटरनेट? दूसरा वाला कौन सा है? जियो वाला ठीक है। तो भाई आप लोग दोबारा यहाँ पर ज्वाइन हो जाना, तो ये दिक्कत आपको नहीं होगी ठीक है। भाई मेरे वाले में भी कनेक्ट कर दे इसे, दूसरे वाले इंटरनेट। इस वाली बात को समझ गए। तो जो आपका होता है मैथ्स जो होता है वो पदानुक्रमिक होता है ठीक है, इस वाली बात को समझ गए। पहले पीछे के कंसेप्ट समझने पड़ेंगे। अगर आपको काउंटिंग सीखनी है, या मान लीजिए आपको पहाड़े सीखनी है, टेबल सीखनी है, तो पहले काउंटिंग पता होनी चाहिए। डायरेक्ट आप लोग टेबल नहीं सीख सकते, पहाड़े नहीं सीख सकते, आपको काउंटिंग सीख पर आधारित होता है। ध्यान रखना, ये आपका निगमनात्मक तर्कना पर आधारित होता है। बहुत ये पॉइंट आपका एग्जाम में देखने को मिलता है। निगमनात्मक तर्कना किस पर? निगमनात्मक चलनी स्टेज, जो आपकी अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था है, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था होती है, उसमें डिडक्टिव रीजनिंग करता है। यानी बच्चा पहले नियम सीखता है, नियम के बाद फिर उसको उदाहरण के माध्यम से चीजें सिखाई जाती है। उसी प्रकार मैथ्स के अंदर भी निगमनात्मक, यानी कि पहले बच्चों को नियम बताए जाएंगे। लाइक पहले बच्चों को आपको कोई किसी भी आपके सामने शेप आ गई ठीक है, आकृति आ गई, उसकी प्रॉपर्टी के बारे में बताना पड़ेगा। लाइक आपके सामने पहले शेप आ गई ठीक है, तो आपके सामने कुछ शेप है, तो इसकी प्रॉपर्टी के बारे में बताना पड़ेगा। फिर मान लीजिए इसका आपको एरिया निकालना है, जैसे रेक्टेंगल है, तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या हो जाएगा, फिर आपको उसको फॉर्मूला पता होना चाहिए कि भाई लंबाई गुणा चौड़ाई होना चाहिए। फिर आप उस सवाल को सोल्व करते हो। जब तक आपको किसी भी आंकड़े का आंसर निकालना है, समस्या का समाधान करना है, तो पहले नियम पता होनी चाहिए बोर्ड मास का, कि भाई पहले हम लोग ब्रैकेट को सोल्व करते हैं, ये नहीं कि सीधे जाके डिवीजन को या जोड़ने वाले को सोल्व कर देंगे। ऐसे स्टेप बाय स्टेप हमको चलना पड़ता है। तो मैथ्स का नेचर आपका निगमनात्मक होता है, आगमनात्मक नहीं होता है ठीक है, नियमों पर आधारित होता है। फिर आगे हम उसको एग्जाम्पल यहाँ पर सिखा रहे होते हैं। और ये रचनात्मकता का साधन होता है, बड़ा क्रिएटिव होता है मैथ्स। आप में से बहुत से लोगों को मैथ्स से डर लगता होगा, लेकिन मैथ्स बहुत क्रिएटिव होता है। मैं तो कहूँ पूरे में से पूरे नंबर मैथ्स के अंदर आते हैं। नई नई तरीके की चीजें हम लोग यहाँ पर सीखते हैं। इनफैक्ट बहुत बड़े फेमस आपके साइंटिस्ट गैलीलियो, तो गैलीलियो का एक स्टेटमेंट था मैथ्स के बारे में, एक टीचिंग एग्जाम में पूछा गया था, स्टेट के एग्जाम के अंदर, कि भगवान ने इस ब्रह्मांड की रचना ही मैथ्स के द्वारा करी है। तो इतना महत्वपूर्ण मैथ्स को माना है कि भाई पूरे ब्रह्मांड की रचना मैथ्स के द्वारा यहाँ पर की गई है। तो ध्यान रखना, बड़ा क्रिएटिव होता है, कुछ भी नया जो करा जाता है वो मैथ्स के माध्यम से यहाँ पर करने को आपको देखने को मिलता है। हिरार्कियल तो मैंने यहाँ पर आपको बता दिया था। मैथ्स के अंदर हम लोग कैलकुलेशन करते हैं, दिशाओं का ज्ञान करते हैं, क्वांटिटी के बारे में समझते हैं, मेजरमेंट मापन के बारे में समझते हैं, जो न्यूमेरिकल वाले सेक्शन के अंदर भी आपको चीजें देखने को मिलती है, संख्याओं के बारे में समझते हैं।
स्थान के बारे में समझते हैं। तो भाई ये सभी चीज हम लोग मैथ्स के अंदर करते हैं। तो पूरी की पूरी मैथ्स की जो आपका नेचर होता है, प्रकृति होती है, वो मैंने आपको बताई। 1 नंबर का क्वेश्चन आपके मैथ्स का नेचर यानी कि मैथ्स की प्रकृति से यहाँ पर आपको देखने को मिल जाता है। और भाई वीडियो को शेयर कर दो जितना भी अपने दोस्त यार के पास हो सके, अपने ग्रुप के अंदर शेयर कर दो ताकि नोटिफिकेशन तुरंत यहाँ पर पहुंच जाए, क्योंकि क्लास की स्टार्टिंग में हमारी बफरिंग होगी जिसकी वजह से क्लास थोड़ी मिस बैलेंस यहाँ पर होगी। ठीक है, तो दोबारा क्लास में सभी लोग लाइव जुड़ जाइए, आज मैथ्स का खात्मा करके रहेंगे। ठीक है, चलिए अब आपके सामने एक क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है, इसका आंसर आप लोग मुझे देना, क्या इसका आंसर हो सकता है। ये कहता है निम्नलिखित में से कौन से कथन गणित की प्रकृति यानी कि मैथ्स का जो नेचर होता है, जो अभी मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ, सारे नेचर मैंने एक एक करके बताए, उसके बारे में भाई सबसे उपयुक्त क्या हो जाएगा। पहला कहता है कि यह बच्चों को सृजनात्मक यानी कि क्रिएटिव बनाने में हेल्प करता है, बिल्कुल क्रिएटिव बनाने में हेल्प करता है, अभी मैंने आपको बताया, तो पॉजिटिव हो जाएगा। यह बच्चे की जो कल्पना होती है, जो हाइपोथेसिस यहाँ पर होते हैं, जो इमेजिनेशन यहाँ पर होता है, उसको पोषित करने में हेल्प करता है, बिल्कुल ठीक बात है। ये भी अभी मैंने आपको बताया कि कल्पनाएं जो की जाती है मैथ्स के माध्यम से की जाती है। तीसरा, यह निगमनात्मक विवेचना या निगमनात्मक तर्क कह लो या डिडक्टिव रीजनिंग यहाँ पर कह लो, तो ये डिडक्टिव रीजनिंग पर आधारित होता है, बिल्कुल डिडक्टिव रीजनिंग पर आधारित होता है, अभी मैंने आपको यहाँ पर बता दिया। और यह हमेशा अभिसारी होता है। देखिए जब इससे बच्चा क्रिएटिव बनेगा तो अभिसारी तो होने से रहा भाई आपका, ये आपका फिर अपसारी होता है। ठीक है, क्रिएटिव की बात जब आ जाती है तो आपके कन्वर्जेंट नहीं, आपका डाइवर्जेंट थिंकिंग आ जाएगा, आपकी अपसारी चिंतन यहाँ पर आ जाता है, तो भाई ये आपका नेगेटिव है। तो कौन सा सबसे उपयुक्त है, तो पहला, दूसरा, तीसरा, ए बी सी ये सबसे ज्यादा उपयुक्त है। तो आंसर नंबर फर्स्ट आपके सामने सही हो जाएगा। क्या आंसर नंबर फर्स्ट आप लोगों के सामने यहाँ पर सही हो जाएगा। ठीक है, हेलो सर, मेरा पहला सीटेट का एग्जाम है, प्रतिभा शर्मा। ठीक है, वेलकम है भाई आपका प्रतिभा। चलिए बात करते हैं अगले कुछ क्वेश्चन के बारे में, बात करते हैं जो मैथ्स के नेचर यानी कि गणित की प्रकृति के बारे में आपसे यहाँ पर पूछा जाता है। ठीक है, चलिए भाई अगले क्वेश्चन का आंसर ध्यान से पढ़ना और ध्यान से इसका आंसर निकालना है। ये कहता है कि जो गणित की पदानुक्रमिक प्रकृति होती है, ध्यान रखना, पेपर 1 पेपर 2 दोनों में पदानुक्रमिक प्रकृति पूछा जाता है। अभी मैंने आपको बता दिया कि ये नेचर के अंदर कैसा होता है, हिरारिकल होता है नेचर के अंदर। अभी पूरा कंसेप्ट एक एक करके समझाया मैंने पदानुक्रमिक यानी कि हिरारिकल के बारे में। एवं जो इसकी अवधारणाएं होती है वो तर्क संगत संरचित होती है। भाई जितने भी मैथ्स के अंदर कंसेप्ट होते हैं वो कैसे होते हैं, लॉजिकली तौर पर स्ट्रक्चर के फॉर्म में यहाँ पर होते हैं। तो निम्न कथनों में से कौन सा कथन इसकी व्याख्या के लिए सबसे अत्यंत उपयुक्त हो जाएगा। मैथ्स का एक नेचर पूछ लिया पदानुक्रम वाला। पहला कहता है कि भाई योग की अवधारणा के निर्माण के बाद गुणन आता है, बिल्कुल ठीक बात है भाई। पहले योग की अवधारणा जो प्लस का जो कंसेप्ट होता है इसके निर्माण के बाद ही तो गुणन का आएगा, बिल्कुल ठीक बात है भाई। पहले बच्चा जोड़ घटा तो सीखेगा, उसके बाद ही तो गुणा यहाँ पर सीखेगा। ऐसे तो यानी सीधे उसको गुणा सिखा दे, ऐसे तो यानी सीधे उसको पहाड़े सिखा दे बिना संख्याओं से पहले, तो ये आपका बिल्कुल ठीक है भाई। तो ये तो पॉजिटिव यहाँ पर हो जाएगा। दूसरा कहता है कि योग और गुणन पृथक अवधारणा है, पृथक नहीं होती भाई, आपस में संबंधित होती है। जब एक कंसेप्ट को बच्चा सीखता है फिर उसके आधार पर दूसरे को सीखता है, दूसरे के आधार पर तीसरे, तीसरे के आधार पर चौथे को, तो अलग नहीं होती है, जुड़ी होती है, एक दूसरे से संबंधित यहाँ पर होती है, स्वतंत्र नहीं होती, एक दूसरे से संबंधित, एक दूसरे से यहाँ पर जुड़ी होती है। तो ये नेगेटिव है। थर्ड कहता है कि गणित के अंदर जो अवधारणाएं जो कंसेप्ट होता है उनका मूल्यांकन केवल योगात्मक मूल्यांकन होने चाहिए। क्या समेटिव असेसमेंट होने चाहिए, जी नहीं, समेटिव से ज्यादा उनका होने चाहिए यहाँ पर आपका फॉर्मेटिव यहाँ पर होना चाहिए। क्या फॉर्मेटिव। जो कैंडिडेट पहली बार मेरी मैथ्स पेडागोजी की क्लास ले रहे हैं तो भाई सीडीपी वाली महामैराथन क्लास जरूर देख लेना। मैंने कहा सीडीपी एक ऐसा सब्जेक्ट होता है जो दूसरे सब्जेक्ट में भी आपको पूरी हेल्प यहाँ पर करता है, इसलिए बहुत बड़ी वो मैराथन क्लास थी, लगभग 8.5-9 घंटे की वो महामैराथन क्लास है, उसको आप जरूर देखना। और जब से मेरी क्लास हुई है ना, शरीर के मसल्स खींचे पड़े हैं, गर्दन ठीक हो गई मेरी अभी, लेकिन शरीर के कई मसल्स यहाँ पर खींचे पड़े जो आपको इतनी मेहनत से मैंने यहाँ पर तैयार करी थी। तो समेटिव नहीं, फॉर्मेटिव ज्यादा होना चाहिए। नेक्स्ट कहता है कि जो संख्याओं का ज्ञान होता है, किसका, जो नंबर्स का ज्ञान होता है, 1 2 3 4 5 जो नंबर्स होते हैं, उसका विकास योग और व्यय व्यकलन की अवधारणा से पहले होता है। देखिए पहले बच्चा नंबर्स के बारे में तो सीखेगा, काउंटिंग्स के बारे में सीखेगा, उसके बारे में बच्चा एडिशन यानी कि जोड़ के बारे में, उसके बाद सब्सट्रैक्शन यानी कि भाग कह रहा हूँ यार, घटा के बारे में सीखता है, इसको कहा जाता है व्यय वकलन कहा जाता है इंग्लिश के अंदर। तो पहले बच्चा नंबर सीखता है, फिर एडिशन जोड़ सीखता है, फिर सब्सट्रैक्शन यानी कि फिर घटा सीखता है। तो यही तो हिरारिकल है,
यही तो पदानुक्रमिक प्रकृति होती है भाई। तो भाई ये भी आपके सामने ठीक है। तो भाई हमारे दो ठीक है, ए और डी का है, ए और डी हमारे ठीक है। आंसर नंबर सेकंड यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। क्या आंसर नंबर सेकंड यहाँ पर सही हो जाएगा? बिल्कुल ठीक, आप लोग यहाँ पर जा रहे हो। ठीक है सर, कितना नंबर लाना पड़ेगा प्राइज के लिए? आशीष यादव 130 प्लस लेकर आ जाओ, प्राइज आपको यहाँ पर मिल जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन सामने आपकी स्क्रीन पर आ गया, क्या दिया हुआ है इसके ऊपर नजर डालते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? सर मैं महाराष्ट्र हूँ, मेरा 7 फरवरी को सीटेट का एग्जाम है और उसी दिन महाराष्ट्र में जिला परिषद का इलेक्शन वोटिंग है, तो एग्जाम पोस्टपोन होगा क्या? इसके ऊपर वायरल हो रहा है। भाई ऐसा तो नहीं है कुछ भी। और देखिए ये वाली बात इनको सीबीएसई को पहले देखनी चाहिए थी कि एक स्टेट के अंदर जब इस प्रकार के इलेक्शन है तो वहां पर आपका एग्जाम प्रभावित हो सकता है, तो उसी के हिसाब से इनको अपनी एग्जाम डेट देनी चाहिए थी, या महाराष्ट्र के जो इलेक्शन इस प्रकार के हो रहे हैं उनको अपना एक तालमेल बैठाना चाहिए था। हमारे देश के अंदर सबसे बड़ी बात है डिपार्टमेंट के अंदर सामंजस्य नहीं है, तालमेल नहीं है, अपने हिसाब से डेट निकाल देते हैं, बाद में उसको चेंज करते हैं, जो कैंडिडेट होते हैं फिर वो यहाँ पर परेशान होते हैं। ठीक है, तो भैया आपका एग्जाम तो तय सीमा पर ही होगा 7 और 8 फरवरी को। एक और क्वेश्चन देखते हैं, इससे संबंधित क्या दिया हुआ है जरा नजर डालते हैं। ये कहता है निम्नलिखित में से कौन सी प्राथमिक स्तर पर गणितीय भाषा, देखिए चाहे प्राथमिक स्तर हो चाहे आपका उच्च प्राथमिक स्तर हो, प्राइमरी हो चाहे आपका अपर प्राइमरी हो, तो जो आपकी मैथमेटिकल लैंग्वेज होती है, अभी मैंने आपको बताया जब हमारी क्लास में शुरुआत में बफरिंग हो गई थी, शायद आप लोगों ने सुन लिया है ना, गणित की भाषा मैंने आपको सही से बताई थी। ठीक है, तो गणितीय भाषा की विशेषता क्या क्या होनी चाहिए? ये सटीक होनी चाहिए, बिल्कुल ठीक बात है। अगर मैं कह रहा हूं कि भाई आपके सामने 2 और 4 जोड़ देते तो कितना यहाँ पर हो जाता है, तो ये जो भाषा है, ये जो सिंबॉलिक है, ये जो प्रतीक यहाँ पर मैंने लिखा है, तो भाई ये सटीक ही होना चाहिए। अगर ये सटीक नहीं होगा ना तो आपका मैथ्स के अंदर जो निष्कर्ष निकलेगा तो वो आपका सटीकता के साथ नहीं निकलेगा। तो मैथ्स की लैंग्वेज कैसी होनी चाहिए? सटीक होनी चाहिए, बिल्कुल ठीक है, पॉजिटिव। यह अस्पष्ट होनी चाहिए, अस्पष्ट नहीं भाई, आपका स्पष्ट होनी चाहिए ताकि विषय में खुलापन जोड़ा जा सके। तो ये नेगेटिव है, इसने अस्पष्ट कह दिया, यानी कि यहाँ पर इसको क्लियर नहीं माना। थर्ड, बच्चों की दैनिक जीवन में उपयोग की जाने वाली भाषा के माध्यम से इसे प्रबलित किया जाना चाहिए, यानी कि इसको बढ़ावा दिया जाना चाहिए। अब देखिए आप लोग कहोगे सर यहाँ पर तो रिनफोर्स आ गया, रिनफोर्स का आपने बताया था सर, रिनफोर्समेंट व्यवहारवाद की बात आती तो नेगेटिव टैग वर्ड है, इसको हम लोग नहीं मानेंगे। देखिए मैंने आपसे कहा था जितने भी पॉजिटिव और नेगेटिव टैग वर्ड आप लोग लगाओगे वो संदर्भ के हिसाब से लगाना। मैंने कहा था रिनफोर्समेंट जब आ जाता है एज ए रिवॉर्ड के रूप में, एज ए पनिशमेंट के रूप में, यानी कि सजा के रूप में, पुरस्कार के रूप में, तो आपको इसके साथ नहीं जाना। लेकिन जब इसको आता है किसी चीज को बढ़ाने के रूप में, ठीक है, यानी कि इस प्रकार से प्रबलित करना, दैनिक जीवन से कनेक्ट करके इसको आगे बढ़ाना, तो आपका नेगेटिव नहीं है, और ऐसा सिर्फ 1-2% के अंदर होता है। ठीक है, तो भाई ये आपका पॉजिटिव हो जाएगा क्योंकि यहाँ पर डेली लाइफ से कनेक्ट करके आपकी भाषा के माध्यम से जो आपकी मातृभाषा है उससे यहाँ पर इसको बढ़ावा दिया जा रहा है। फोर्थ कहता है यह अत्यधिक प्राविधिक यानी कि टेक्निकल यहाँ पर होनी चाहिए, टेक्निकल होनी चाहिए लेकिन इतनी ज्यादा भी नहीं होनी चाहिए कि बच्चा ही ना समझ सके, ऐसी होनी चाहिए जो आसान होनी चाहिए। ठीक है, जिसमें बच्चा इजीली कनेक्ट कर सके, इजीली चीजों को समझ सके, इजीली किसी भी कंसेप्ट को यहाँ पर टीचर समझा सके और बच्चा यहाँ पर समझ सके, क्योंकि इससे विद्यार्थियों को गणित में संप्रेषण करने में सहायता यहाँ पर होगी। तो हाईली टेक्निकल नहीं होनी चाहिए, ठीक है, हाईली टेक्निकल नहीं होनी चाहिए, बस इतनी होनी चाहिए बच्चा सीख सके और टीचर उसको यहाँ पर आसानी से सिखा सके। तो भाई हमारे 2 ऑप्शन ठीक थे, पहला और तीसरा, तो पहला और तीसरा, आंसर नंबर थर्ड यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। कितने लोग थर्ड के साथ गए वो अपना आंसर यहाँ पर मुझे बताइए। ठीक है, देखो भाई बेल बजी है क्या करके। अगला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर आ गया, देखिए क्या कहता है, इसके ऊपर नजर डालते हैं। पापा के पास एक बार कॉल कर ले। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ गया कि गणित एक सोचने का तरीका है, बिल्कुल ठीक बात है भाई। मैथ्स के माध्यम से क्या काम करते हैं हम लोग, सोचते हैं, तो ये है आ वे ऑफ थिंकिंग। जो हम लोग सोचते हैं, चिंतन करते हैं, गणित के माध्यम से करते हैं। ठीक है, तो बिना गणित के तो हम लोग यहाँ पर सोच भी नहीं सकते। क्या आप सोच सकते हो? आपको पता है सचिन सर डेली 8 बजे आते हैं, तो आप लोग सोच सकते हो? आपको पता है 8 बजे के अलावा कभी कभी बीच में दोपहर को 12 बजे आ जाते हैं, जैसे कल आपकी एसएसटी की महामैराथन होगी तो 12 बजे भी यहाँ पर आ जाते हैं। ठीक है, तो ये टाइमिंग हो गया। आप लोग सुबह कितने बजे उठते हो, कितना काम करते हो, कितना जोड़ घटा करते हो, तो बिना मैथ्स के पॉसिबल नहीं है। इसलिए मैथ्स के लिए एक टर्म दी गई उपयोगितावादी, जो आपके पिछले सीटेट के एग्जाम में पूछी गई। क्या पूछी गई? उपयोगितावादी। यहाँ पर एक टर्म दी गई कि भाई मैथ्स का यूज हर जगह है हमारी लाइफ के अंदर, हम लोग कल्पना नहीं कर सकते बिना मैथ्स के। इस वाली बात को आप लोग यहाँ पर समझ गए? ठीक है, चलो कोई बात नहीं। तो यहाँ पर गणित जो होता है एक सोचने का तरीका होता है, क्योंकि यह कहता है यह विद्यार्थियों को साक्ष्यों और प्रतिमानों के निरीक्षण में व्यस्त यहाँ पर रखता है। ठीक है, उसमें अवसर यहाँ पर प्रदान करता है, यानी कि ये कहता है बच्चों को किस में एंगेज करता है, प्रूफ में, जो अभी मैं आपको एक एक करके यहाँ पर पढ़ाऊंगा। आने वाले आपके सामने एग्जाम आने वाला है, कंजक्चर आने वाला है, थ्योरम आने वाली है,
उससे संबंधित प्रूफ आने वाले हैं। ये आपके एग्जाम में एक नंबर का आता है, मैं बताऊंगा कि प्रूफ जो होता है और जो पैटर्न होता है, ये पैटर्न भी आपको बताऊंगा कि बच्चा पैटर्न के माध्यम से कैसे सीखता है। एनसीईआरटी की कई सारी बुक्स में आपका पैटर्न के बारे में यहाँ पर दिया हुआ है। तो भाई मैथ्स जो यहाँ पर एक चिंतन का एक तरीका होता है, तो चिंतन हम लोग करते हैं पैटर्न को सुलझाने में, प्रूफ की खोज के अंदर। तो भाई आपके सामने यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये आपके सामने पॉजिटिव यहाँ पर हो जाएगा। दूसरा कहता है कि जो समस्या समाधान होता है, ठीक है, या किसी क्वेश्चन का आंसर होता है, उसके दौरान विद्यार्थी सूत्रों एवं चिन्हों को दोहराते, दोहराना नहीं है भाई, जो भी यहाँ पर आपके सामने कोई फॉर्मूला आता है मैथ्स का या उसका सिंबल आता है, उसको समझना है, दोहराना नहीं है, रिपीटेशन नहीं करना उसका, ठीक है, उसको समझना है, कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग आपको बढ़ानी है, उसको दोहराना नहीं है, रिप्रोडक्शन यहाँ पर नहीं करना, ठीक है, इससे रोट लर्निंग बढ़ती है, रटना बढ़ता है। थर्ड, विद्यार्थी विभिन्न नई नई समस्याओं का समाधान करने के लिए उपयुक्त युक्तियों का यूज करते हैं। बिल्कुल ठीक बात है भाई, आपके सामने जो भी समस्या आती है उसका समाधान आप लोग अनेक प्रकार से यहाँ पर करते हो। आपने तो समस्या का समाधान जैसे ज्यादातर मुझे ही पकड़ा हुआ है कि नहीं यही कराएंगे सारी चीजें, बट मेरे अलावा बाकी के सब्जेक्ट आपको अन्य जो आपके अध्यापक है वो भी तो आपको पढ़ा रहे होते हैं। तो समस्या के अनेक टीचर आपके पास है, समस्या के अनेक समाधान आपके पास है, तो ये आपको करवाना चाहिए, तो ये भी आपके सामने पॉजिटिव हो जाएगा। तो भाई हमारे दो पॉजिटिव थे, पहला पॉजिटिव था और तीसरा पॉजिटिव था। ए एंड सी आंसर, यानी कि थर्ड आंसर आपके सामने सही हो जाएगा। तो कितने लोग थर्ड के साथ जा रहे हैं, वो बिल्कुल ठीक, आप लोग यहाँ पर जा रहे हैं, वेरी गुड, ठीक है। चलिए भाई एक और क्वेश्चन देखते हैं इससे जुड़ा हुआ क्या कहता है। ये कहता है, क्वेश्चन बड़ा है, थोड़ा ध्यान से पढ़ना। ये कहता है कथन में दी गई जानकारी के आधार पर, नीचे कोई स्टेटमेंट है, कोई कथन है, ये जो कथन है अभी पढ़ेंगे, कौन सी सुझाई गई कार्यवाही तार्किकता, ठीक है, कौन सी जो कार्यवाही है जो इसके सुझाव के लिए यहाँ पर सुझाई गई है, ठीक है, वो आपको बताना है। कौन सा एक्शन है जो यहाँ पर लॉजिकल रूप से इसका पालन कर रहा है, किसके बारे में, इस कथन के बारे में। कथन क्या कहता है कि क्षेत्र मिति की जो समस्या यहाँ पर होती है, यानी कि जो यहाँ पर आपके सामने मेंसुरेशन की प्रॉब्लम होती है, उसको हल क्या है, उसको हल करते समय अनामिका अवधारणात्मक त्रुटियां करती है। भाई मेंसुरेशन की समस्या को सोल्व कर रही है और उससे जुड़ी हुई कुछ कंसेप्चुअल एरर यहाँ पर कर रही है, कुछ उसकी समझ से जुड़े हुए एरर यहाँ पर गलतियां कर रही है अनामिका। करने तो भाई, गलतियां तो महत्वपूर्ण पार्ट होती है, सीखने सिखाने की प्रक्रिया के दौरान बहुत चलती है, बड़ा महत्वपूर्ण आपकी गलतियों को माना गया है। ये वाली बात मैं आपको सीडीपी मैराथन के अंदर बता चुका हूँ, क्योंकि जब तक बच्चा गलती नहीं करेगा तो पता कैसे लगेगा कि वो किस प्रकार से चिंतन कर रहा है। तो टीचर जो उपचारात्मक शिक्षण देगा तभी तो देगा जब वो डायग्नोस करेगा, गलतियों की पहचान करेगा, तभी तो समाधान करेगा। तो गलतियां तो बड़ी महत्वपूर्ण होती है। तो इसमें क्या कार्यवाही होनी चाहिए, क्या एक्शन होना चाहिए, बताओ। जो शिक्षिका है वो अनामिका को बहुत सारे व्यवहारिक यानी कि प्रैक्टिकल और दृश्यात्मक यानी कि जो देखने वाले यहाँ पर होते हैं अभ्यास करने के लिए देते हैं। बिल्कुल ठीक बात है भाई, अनामिका को अगर विजुअल प्रैक्टिस दोगे, देखने वाली प्रैक्टिस, और हैंड्स ऑन करने वाली प्रैक्टिकल मतलब व्यवहारिक तौर पर हैंड्स ऑन एक्टिविटीज यहाँ पर दोगे अनामिका को, तो जल्दी सीख जाएगी, क्योंकि उसका कंसेप्ट ही नहीं पता जो अनामिका मेंसुरेशन यानी कि क्षेत्र मिति के बारे में। तो जब खुद करके सीखेगी, खुद करके यहाँ पर एग्जाम्पल लेगी, खुद करके समस्या का समाधान करेगी और खुद से अपने यहाँ पर देखकर चीजों को सीखेगी, तो ये तो बहुत बढ़िया तरीका है, ये तो बहुत बढ़िया एक्शन है, कार्यवाही है। तो पहला तो बिल्कुल ठीक है। सेकंड, शिक्षिका खुले सिर वाले प्रश्न, यहाँ पर बात आ गई आपके सामने ओपन एंडेड क्वेश्चन। तो दो प्रकार के क्वेश्चन मैंने आपको बताए थे, क्लोज एंडेड क्वेश्चन, ओपन एंडेड क्वेश्चन। क्लोज एंडेड क्वेश्चन वे क्वेश्चन जिनका समाधान मात्र एक यहाँ पर होता है, तो वे होते हैं क्लोज एंडेड क्वेश्चन। और ओपन एंडेड क्वेश्चन वे क्वेश्चन जिनके समाधान अनेक होते हैं, जिसमें रचनात्मकता यहाँ पर देखने को मिलती है, तो वो होते हैं आपके ओपन एंडेड क्वेश्चन, जो किसी भी समस्या समाधान में आपको हेल्प करते हैं। क्लोज एंडेड क्वेश्चन जो होते हैं समस्या समाधान में हेल्प नहीं करते। इसमें अनेक विचार, अनेक आंसर किसी भी आपके समस्या के किसी भी सवाल के आपको देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो ये आपके सामने ओपन एंडेड क्वेश्चन यहाँ पर हो गया। अब देखिए सामने आपके जो क्वेश्चन दिया हुआ है पूरा, इसका आंसर कोई ना कोई सिर्फ एक होगा ना, तो क्लोज एंडेड क्वेश्चन है। और अगर मैं पूछूं आपसे कि भाई मेंसुरेशन क्या होती है, इसके बारे में बताइए, तो आप लोगों के अनेक आंसर आएंगे, तो वो ओपन एंडेड क्वेश्चन हो गया। तो ओपन एंडेड क्वेश्चन तो बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। तो शिक्षिका खुले सिर वाले प्रश्न देकर चर्चाओं के अवसर यहाँ पर प्रदान करते हैं, ये भी बिल्कुल ठीक है। तो दोनों यहाँ पर ठीक है, तो दोनों एक्शन ठीक है। अगर कोई भी कैंडिडेट किसी भी कंसेप्ट के अंदर उसको प्रॉब्लम आ रही है, तो इस प्रकार की दोनों कार्यवाही, दोनों एक्शन यहाँ पर उसको करवाने चाहिए टीचर को। तो आंसर नंबर सेकंड यहाँ पर सही हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके सामने क्या कहता है, नजर डालते हैं। वेरी गुड भाई, ठीक है, बहुत बढ़िया, आप लोग यहाँ पर जा रहे हो। एडमिट कार्ड आपका 2 दिन पहले आता है, लाइक आपका 7 तारीख को पहला एग्जाम है ना, ठीक है, तो 2 दिन पहले यानी कि 5 को आएगा, 8 को है तो आपका 6 का आ जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन कहता है, इसके ऊपर नजर डालिए भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि भाई निम्नलिखित में से कौन सा कथन
गणितीय अधिगम यानी कि गणित को सीखने की यहाँ पर बात हो रही है, मैथमेटिकल लर्निंग की बात हो रही है, गणित के अधिगम की बात हो रही है, उसको प्रोत्साहित करने के लिए सबसे कम यहाँ पर उपयुक्त है, उसके बारे में आपसे सवाल पूछा है। पहला देखते हैं भाई क्या कहता है। असफलता का अर्थ यानी कि मान लीजिए कोई बच्चा मैथ्स के अंदर फेल हो रहा है, अब उसका अर्थ ये नहीं है होता कि विद्यार्थी गणित नहीं कर सकता। प्रत्येक बच्चा गणित सीख सकता है। इसलिए एनसीएफ 2005 ने, ध्यान से सुनना, एनसीएफ 2005 ने मैथ्स के बारे में बहुत सारी चीजें बताई हुई है। तो एक चीज ये भी बताई गई है कि बच्चों में मैथ्स के डर को खत्म किया जाए, क्योंकि मैथ्स के डर की वजह से वो जब मैथ्स के अंदर फेल हो जाते हैं तो उनके अंदर उनके अधिगम को लेकर, लर्निंग को लेकर, ठीक है, उनकी योग्यता में कमी आ जाती है, इंक्रीमेंटल व्यू नहीं रख पाते फिर वो, ठीक है। तो प्रत्येक, तो मैं एनसीएफ 2005 का एक महत्वपूर्ण स्टेटमेंट है मैथ्स के बारे में, हर कोई गणित सीख सकता है, चाहे लड़का हो लड़की हो, जेंडर मायने नहीं रखता, चाहे अमीर हो गरीब हो, जेंडर आपके इस प्रकार से जो सामाजिक आर्थिक स्तर है वो मायने यहाँ पर नहीं रखता, चाहे आपका प्रतिभाशाली बच्चा हो, सामान्य बच्चा हो, हर एक प्रकार का जो बच्चा होता है वो गणित को यहाँ पर सीख सकता है। ये वाली बात आप लोग यहाँ पर समझ गए। तो ये सबसे कम उपयुक्त कहता है। असफलता का अर्थ यह नहीं होता कि विद्यार्थी गणित नहीं कर सकते, तो ये तो बात ठीक कह रहा है, पॉजिटिव है। दूसरा, सभी गणित सीख सकते हैं, अभी मैंने कहा सभी गणित सीख सकते हैं, हर कोई गणित सीख सकता है, आप भी गणित सीख सकते हो, ठीक है। तीसरा कहता है गणित जो अधिगम होता है वो जेंडर विशिष्ट नहीं होता है, बिल्कुल ठीक बात है। जैसे जो एक पॉजिटिव है, जो एक जेंडर आपके सामने है, जैसे ज्यादातर मैथ्स को जो है ना फीमेल जो जेंडर है ना उनसे कनेक्ट करके किया जाता है कि लड़कियों का गणित कमजोर होता है और लड़कों का गणित थोड़ा अच्छा यहाँ पर होता है। तो हमारे समाज के अंदर ये वाली धारणा है और जो बहुत पहले से चलती आ रही है, इसलिए जेंडर को एक सामाजिक संरचना माना जाता है, एक सोशल कंस्ट्रक्ट माना जाता है, क्योंकि समाज ने कह दिया। ये जितने भी स्टीरियोटाइप थे उनको सबको खत्म कर दिया आज की डेट के अंदर। आज की डेट में आप फीमेल को देख लीजिए, लड़कियों को देख लीजिए, कोई भी एग्जाम होता है मैथ्स की बात आती है सबसे आगे देखने को मिलती है, रैंक 1 उनकी सबसे ज्यादा देखने को मिलती है। तो ध्यान रखना, मैथ्स का संबंध किसी जेंडर से नहीं है कि खास स्पेसिफिक किसी जेंडर से देखने को मिलता है। मैंने कहा हर कोई गणित सीख सकता है, तो कोई भी सीख सकता है। अगला कहता है अंतर ज्ञान को हतोत्साहित करना चाहिए। नहीं भाई, जो यहाँ पर इंट्यूशन होता है ना, जो बच्चे की खुद से आंतरिक समझ होती है, बच्चा एक चीजों का अनुमान लगा रहा होता है ना, उसको प्रोत्साहित करना चाहिए। देखिए एक बड़ी महत्वपूर्ण डिबेट होती है कि भाई जो आपका मैथ्स होता है वो सटीकता के साथ होता है या वो इंट्यूशन के ऊपर आधारित होता है। ये बड़ी महत्वपूर्ण डिबेट है और देखिए हर सब्जेक्ट के बारे में बहुत बड़ी बड़ी डिबेट्स यहाँ पर चलती रहती है। देखिए छोटा बच्चा है ना, तो भाई वो इंट्यूशन के माध्यम से सीखेगा, अपने खुद के अंतर ज्ञान, अपनी आंतरिक समझ के माध्यम से चीजों को सीखेगा। वो गलत हो सकता है, इसलिए उनको मिसकंसेप्शन माना जाता है, जिनको फिर टीचर को ठीक कराना है। लेकिन जब बच्चा धीरे धीरे करके बड़ा हो जाएगा तो उसको सटीकता के साथ यहाँ पर सीखना पड़ेगा, क्योंकि आगे भी जो भी वो सिद्धांत निकालेगा उसका हर जगह इंप्लीमेंट होगा। तो इसलिए मैथ सटीकता के रूप में जाना जाता है। अगर सबसे ज्यादा माने तो हम लोग मैथ्स को सटीकता के रूप में मानते हैं, इंट्यूशन अंतर्ज्ञान छोटे बच्चों के परिवेश में मान लेते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि इस अंतर्ज्ञान को, इस इंट्यूशन को हतोत्साहित करना है, कम करना है, नहीं वे इसको भी प्रोत्साहित करना है, क्योंकि यह गणितीय विचारों को विकसित करने में बाधा डालता है। बाधा नहीं डालता भाई, हेल्प भी यहाँ पर करता है। आप लोगों ने देखा है कि प्राइमरी लेवल जो आपका प्राथमिक स्तर है, जिन कैंडिडेट का प्राइमरी वाला पेपर होगा, तो आपके एग्जाम में बड़े लड्डू से क्वेश्चन आते हैं। एक क्वेश्चन जैसा आपका आया हुआ था बहुत साल पहले, ठीक है, कि 1000 का सन्निकटवा मान कितना होगा, 1000 के नजदीक का मान पूछा है। तो यहाँ पर अनुमान आधारित क्वेश्चन पूछा है, तो छोटा बच्चा अनुमान आधारित क्वेश्चन बताएगा। अगर आप में से अपर प्राइमरी वाले जो कैंडिडेट होंगे फिर वो थोड़ा सटीकता की ओर यहाँ पर जाते हैं। तो इंट्यूशन को कम नहीं करना भाई, इसको प्रोत्साहित यहाँ पर कराना है। तो सबसे कम उपयुक्त पूछा है ना, तो भाई सबसे कम उपयुक्त आपके सामने ये फोर्थ आंसर सबसे कम उपयुक्त यहाँ पर हो जाएगा। तो फोर्थ के साथ आंसर आपको जाना है। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, बहुत सही आप लोग यहाँ पर जा रहे हो, बिल्कुल ठीक प्रकार से आप लोग जा रहे हो, ठीक है। हम ये 3 महीने जो एक ही कपड़े को 3 तरीके से स्टाइल करते हैं, और आज हम स्टाइल करेंगे इस ब्यूटीफुल सी साड़ी को। साड़ी इतनी ब्यूटीफुल है तो सबसे पहले स्टाइल, जैसे एब्स्ट्रैक्ट से क्वेश्चन आता है, मूड से, निगमनात्मक डिडक्टिव से आता है, लॉजिकल तार्किक से आपके सामने यहाँ पर देखने को मिलता है, पदानुक्रमिक से आपको देखने को मिलता है। अब मैथ्स के एक एक कंसेप्ट में आपको बताऊंगा, और कुछ आपके मैथ्स के जो मैथमेटिशियन होते हैं, जो बड़े फेमस आपके कह सकते हो गणित के विशेषज्ञ होते हैं, उनके बारे में हम बात करेंगे। सारी बात आज की इस महामैराथन के अंदर हम लोग करने वाले हैं। अब मैथ्स का एक कंसेप्ट आता है आपके सामने, एक्जियम, कंजेक्चर और थ्योरम यहाँ पर आता है, ठीक है, यानी कि अभिगणित, अनुमान और यहाँ पर आपका प्रमेय आ जाता है। ये 3 कंसेप्ट आते हैं और 3 कंसेप्ट के बारे में आपको आपका प्रैक्टिकल क्वेश्चन दे देता है या कोई कोई आपका फैक्चुअल क्वेश्चन भी आ जाता है, ठीक है। इन तीनों के बारे में आपको समझना जरूरी होता है क्या होते हैं। सबसे पहले मैं बात करता हूँ एक्जियम, अभिगणित। अभिगणित यानी कि एक्जियम क्या होता है, एक स्टेटमेंट जिसको सही मान लिया जाता है, बस वो आपका क्या होता है, एक्जियम यहाँ पर होता है। कोई भी स्टेटमेंट जिसको आप ठीक मान लिया जाए। सपोज मैं यहाँ पर आपके सामने कहता हूँ 4 + 5 = 9 होते हैं। क्या होते हैं, 4 + 5 = 9 होते हैं। तो भाई ठीक है,
अगर मैं आपसे कहूंगा 4 + 5 = 9 होते हैं, तो आप कहोगे हाँ सर ठीक है। क्या आपने कभी इसके ऊपर चिंतन करा है कि 4 + 5 = 9 क्यों होते हैं? ये 10 क्यों नहीं होते? ये 8 क्यों नहीं होते? कभी सोचा है? कभी नहीं सोचा होगा। कभी तर्क करा है? नहीं करा होगा। बहुत से लोगों ने तो आज सोचा होगा, हाँ यार ये बात तो सचिन सर सही कह रहे हैं कि 4 + 5 9 ही क्यों होते हैं? ये 8 क्यों नहीं होते? ये 10 क्यों नहीं होते? तो एक्जियम है मेरे ये कुछ ऐसे स्टेटमेंट होते हैं जिनको हम लोग मान लेते हैं बस, ठीक है। तो सपोज आप लोग किसी को भी मान लेते हो कि भाई ये आदमी है, या जैसे मान लीजिए मैं हूँ, तो मैं मान लीजिए सीडीपी बहुत अच्छा पढ़ाता हूँ, तो आपने मान लिया। आपने मान लीजिए मेरी वीडियो नहीं देखी, किसी से सुना या इस प्रकार की चीजें देखी, तो आपने उसको मान लिया। तो भाई आपका एक्जियम है जिसको स्टेटमेंट को बस मान लिया जाता है। इसमें प्रूफ की भी जरूरत नहीं होती, कुछ सत्यापित करने की जरूरत नहीं होती, बस मान लेते हैं हम लोग यहाँ पर इसको। एक्जियम के बाद आता है आपका कंजेक्चर, यानी कि अनुमान लगाना होता है। अब हमें यहाँ पर प्रूफ की जरूरत पड़ रही होती है, ठीक है। अब हमें यहाँ पर प्रूफ की जरूरत पड़ रही होती है। किसकी प्रूफ की जरूरत पड़ रही होती है? कि भाई 4 + 5 = 9 ही क्यों होते हैं? अब प्रूफ की जरूरत है। जैसे आप लोगों ने देखा होगा एक बड़ी महत्वपूर्ण डिबेट चलती है गॉड को लेकर, भगवान को लेकर, कि क्या भगवान है या भगवान नहीं है। अब देखिए जो आस्तिक है वो कहता है भगवान है, तो नास्तिक कहता प्रूफ कर। भाई तू कह रहा है कि भगवान है, मैं तो नहीं कह रहा भगवान है जो नास्तिक कहता है। तो तू कह रहा है भगवान है, तो तू मुझे प्रूफ करके दिखा। जब तक तू प्रूफ नहीं करेगा मैं नहीं मानूंगा। अब तूने तो कह दिया भगवान है, स्टेटमेंट दे दिया, भाई एक आस्तिक ने कह दिया भगवान है, नास्तिक कह रहा है मैं क्यों मानूं? भाई प्रूफ करके दिखा। तो कंजेक्चर कहते हैं कि भाई यहाँ पर आपको प्रूफ की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। ऐसा नहीं है कि कुछ भी मान लेंगे, प्रूफ की यहाँ पर जरूरत पड़ती है कि अब तू कर प्रूफ। अच्छा आस्तिक भी कह सकता है कि अच्छा तू कहता है कि नहीं है तो तू प्रूफ करके दिखा दे। तो भाई दोनों को प्रूफ करना पड़ेगा, तभी यहाँ पर उसको सत्यापित माना जाएगा। तो जो आपके सामने प्रूफ होते हैं ना, ध्यान रखना, प्रूफ होता है आपके एग्जाम में कई बार पूछा जाता है। ये चरण दर चरण चलते हैं, यानी कि स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। मान लीजिए आपको कोई भी किसी चीज को सत्यापित करना है, तो स्टेप बाय स्टेप उसको सत्यापित करना है। और ध्यान रखना आपस में संबंध के माध्यम से आपको स्थापित करना है। संबंध बनाते हुए चलोगे तभी किसी चीज के प्रूफ के बारे में आप लोग यहाँ पर पता कर पाओगे। और जब तक उसमें तर्क नहीं करोगे, रीजनिंग नहीं करोगे, तो आप लोग प्रूफ अच्छा नहीं लेकर आओगे। तो ध्यान रखना रीजनिंग बहुत जरूरी होती है आपके प्रूफ के अंदर। उसके बाद आता आपका थ्योरम, यानी कि प्रमेय, यानी कि जब कंजेक्चर को प्रूव यहाँ पर कर दिया जाता है कि भाई प्रूव हो गया कि भगवान होते हैं या भगवान नहीं होते, ये प्रूव हो गया। कंजेक्चर जो होते हैं ना आपके, ध्यान रखना है कंजेक्चर ये सही भी हो सकते हैं और नहीं भी हो सकते, दोनों यहाँ पर हो सकते हैं। भगवान हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता, लेकिन जब इसको प्रूफ कर दिया जाए तो आपका आ जाता है थ्योरम के अंदर। जब कंजेक्चर को प्रूफ यहाँ पर कर दिया जाता है, किसकी वजह से? प्रूफ की वजह से यहाँ पर इसको स्थापित करा जाता है। तो एक्जियम जिसको सच मान लिया जाता है कि भगवान है, फिर उसके बाद कंजेक्चर जिसमें प्रूफ की जरूरत है कि कहा है, प्रूफ दो, क्यों है वो भी दो। और जब इसको सत्यापित कर दिया जाता है तो आपके सामने थ्योरम यहाँ पर आपको देखने को मिलता है। आई होप आपको मैंने अच्छी प्रकार से यहाँ पर समझाया होगा। अब इससे जुड़ा हुआ एक क्वेश्चन यहाँ पर आपके सामने ले लेते हैं हम, क्या कहता है ये क्वेश्चन, नजर डालते हैं। ये क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा गणितीय प्रमेय यानी कि मैथमेटिकल थ्योरम यहाँ पर पूछी है, मैथमेटिकल थ्योरम के संदर्भ में सही नहीं है, वो आपको बताना है। जैसे मान लीजिए हम लोग कोई थ्योरम कहते हैं कि a² + b² = c², तो इसको प्रूफ करो, इस थ्योरम को प्रूफ करो भाई आपको। तो जब प्रूफ करोगे तो तभी उसको सत्यापित माना जाएगा। तो एक जो आपका मैथ्स का नेचर होता है, जो भी मेरे दिमाग से निकल भी गया कि मैथ्स का जो नेचर होता है ना, वो आपका सत्यापित तरीके से होता है, ठीक है। वेरिफिकेशन के आधार पर होता है मैथ्स, ऐसे नहीं कि कुछ भी आ गया, तो पहले उसका वेरिफिकेशन होगा, सत्यापित होगा, तब उसको माना जाएगा, ठीक है। इस वाली बात को समझ गए। बताओ भाई मैथ्स की थ्योरम के बारे में क्या सही नहीं है? पहला, यह कुछ निश्चित गणितीय तथ्यों के बारे में सत्यता के सामान्यकृत कथन होते हैं। बताओ, इन्हें गणितीय रूप से सिद्ध किया जा सकता है, किसी भी प्रमेय को सिद्ध करने का एकमात्र तरीका होता है। एंड फोर्थ, अप्रमाणिक प्रमेय को कंजेक्चर यहाँ पर कहा जाता है। बताओ सही आंसर क्या होगा, किसके साथ आप लोग सबसे ज्यादा यहाँ पर जाओगे, ठीक है। बताओ भाई सबसे ज्यादा किसके साथ जाओगे? सही आंसर आपके सामने क्या हो जाएगा, जिसके साथ आप लोगों के यहाँ पर जाना है, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन के बारे में आपके सामने नेगेटिव पूछा है, देखिए ध्यान से पढ़ना। अगर आप लोग देखोगे जैसे मेरी यहाँ पर उंगली लगी हुई है, एकमात्र यहाँ पर तरीका है। किसी भी प्रमेय को, किसी भी थ्योरम को सिद्ध करने के एक तरीके नहीं होते, उसको सिद्ध करने के अनेक तरीके होते हैं। एक तरीके से सिद्ध नहीं किया जा सकता किसी भी थ्योरम को। अगर मान लीजिए भगवान होता है, इसको सिद्ध करना है, तो एक तरीके से सिद्ध नहीं किया जाता, अनेक तरीकों से सिद्ध किया जाता है। तो भैया आपके सामने यहाँ पर नेगेटिव है, क्वेश्चन नेगेटिव पूछा है, तो नेगेटिव का भाई यही आंसर ठीक हो जाएगा।
अगर मैथमेटिकल थ्योरम की बात हो रही है ना, तो कुछ निश्चित गणितीय तथ्यों के बारे में सत्यता के सामान्यीकृत यहाँ पर कथन होते हैं, बिल्कुल ठीक बात है। इन्हें गणितीय रूप में सिद्ध किया जा सकता है, जो मैथमेटिकल थ्योरम है ना, उनको गणित के रूप में सिद्ध किया जा सकता है, प्रूफ किया जा सकता है। और अप्रमाणिक प्रमेय को कंजक्चर कहा जाता है, ध्यान रखना, ठीक है। अप्रमाणिक यानी कि जो थ्योरम जो प्रूफ नहीं हुई, जो प्रूव नहीं हुई यानी कि अनप्रूव्ड जो थ्योरम होती है, उनको कंजक्चर कहा जाता है। और इन कंजक्चर को जो प्रूव कर देते हैं तो थ्योरम हो जाता है। समझ गए आप लोग इसके बारे में? तो ये भी ठीक है। ये भाई साहब आपका नेगेटिव था, तो नेगेटिव का भाई आंसर आपके सामने नेगेटिव यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है। समझ गए भाई आप लोग इसके बारे में? ठीक है, आगे बात करते हैं। नेक्स्ट आपके सामने यहाँ पर दिया हुआ है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, इसके ऊपर हम लोग यहाँ पर नजर डालते हैं। तो भाई देखिए, नेक्स्ट आपके सामने कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन गणित में उपपत्तियों का मतलब होता है प्रूफ, जिसके बारे में मैंने अभी आपको बताया कि जो प्रूफ होता है उसके संबंध में सबसे कम उपयुक्त है। क्वेश्चन आपको नेगेटिव यहाँ पर पूछा है, देखते हैं प्रूफ के संबंध में सबसे कम एप्रोप्रिएट कौन सा है। पहला, यह व्याख्या करता है कि एक विशेष गणितीय परिणाम सत्य क्यों होना चाहिए। तो प्रूफ ही तो बताता है कि गणित का कोई मान लीजिए परिणाम है, ठीक है, मैथ्स का कोई परिणाम निकल कर आया है कि भाई 4 + 5 = 9 ही होते हैं, तो ये क्यों सही है, ये जो रिजल्ट निकल कर आया है ना, ये सत्य क्यों होना चाहिए, ये प्रूफ की मदद से ही तो बताया जाता है। सेकंड, यह संबंधों को संबंधों को उजागर करने में मदद करता है, बिल्कुल ठीक बात है, जो अभी मैंने ऊपर बात बताई। और गणित की अंतर्निहित संरचना में अंतर्दृष्टि प्रदान करता है, बिल्कुल ठीक बात यहाँ पर बताई, ठीक है। यह विद्यार्थियों को अपने स्वयं के तर्क को मान्य करने में भी यहाँ पर उसको हेल्प करता है, ये भी आपके सामने यहाँ पर ठीक होता है। उपपत्तियों यानी कि जो प्रूफ होता है उसका निर्माण अंतर्देशीय ज्ञान पर होता है, ना कि तार्किकता पर। देखिए, अभी मैंने आपको बताया कि जो प्रूफ होते हैं ना, प्रूफ ज्यादातर किसके ऊपर निर्भर होते हैं, तार्किकता के ऊपर, तर्क के ऊपर निर्भर होते हैं, ठीक है। इसके ऊपर भी होते हैं भाई, इसके ऊपर भी होते हैं, जो आपका यहाँ पर अंतर्देशीय ज्ञान यहाँ पर होता है, यानी कि जो इंट्यूशन नॉलेज होता है, इस पर भी प्रूफ आपके रहते हैं, क्योंकि इससे हेल्प ली जाती है। मान लीजिए आपका इंट्यूशन कह रहा है कि भाई भगवान तो होते हैं, तो मुझे तो सारे प्रूफ जो है ना इसी दिशा में देने कि भगवान तो होते, तो आपका इंट्यूशन है, तो इंट्यूशन के आधार पर क्या पता ना हुए, ठीक है, ऐसा भी तो हो सकता है ना। लेकिन यहाँ पर कह रहा है तर्क, जब आप तर्क दोगे, सारी बुक्स पढ़ोगे, जितनी भी धार्मिक किताब यहाँ पर होती है, सारे जितने भी आज तक लेख हुए, जितने लेखक हुए, जितनी रचना हुई, सब पढ़ोगे, तो फिर आप तर्क करके जब कोई बात बताओगे तो ये वाली ज्यादा महत्वपूर्ण हुई या तर्क वाली बात यहाँ पर ज्यादा महत्वपूर्ण। इसलिए मैंने शुरुआत में एक डिबेट बताई कि आपका अनुमान भी रहता है इसके अंदर और आपका सटीकता भी रहती है, तो सटीकता तर्क के आधार पर रहेगी, इस वाली बात को ध्यान रखना। तो प्रूफ का निर्माण अंतर्देशीय ज्ञान पर होता है, ना कि तर्क पर। भाई तर्क पर सबसे पहले होता है, फिर उसके बाद इंट्यूशन पर होता है। तो इसने क्वेश्चन उल्टा पूछ लिया, नेगेटिव पूछ लिया, तो नेगेटिव का भाई नेगेटिव यानी कि फोर्थ आंसर आपके सामने सही हो जाएगा। क्या फोर्थ आंसर आपके सामने सही हो जाएगा। बढ़ते अब आपके अगले, हम एक और बड़े महत्वपूर्ण मैथमेटिशियन, ठीक है, आपके सामने यहाँ पर आगे वेन हिले। तो वेन हिले ने जो आपकी ज्यामितीय चिंतन का सिद्धांत दिया था, उसके बारे में हम लोग यहाँ पर एक एक करके पढ़ने वाले हैं, ठीक है। चलिए बात कर लेते हैं वेन हिले के ज्यामितीय चिंतन सिद्धांत के बारे में। देखिए, जब हम बात करते हैं वेन हिले की, तो वेन हिले ने, हालांकि इनकी वाइफ का भी नाम साथ में था, लेकिन बस पता नहीं क्या होता है कि इनकी वाइफ को किसी ने नहीं पूछा। तो जब भी ज्यामितीय चिंतन सिद्धांत की बात यहाँ पर आती है, किसकी, ज्यामितीय चिंतन सिद्धांत की यहाँ पर बात आती है। ज्यामितीय चिंतन यानी कि जो बच्चा ज्योमेट्री के बारे में जो थिंकिंग करता है, ज्यामितीय चिंतन सिद्धांत की बात आती है कि जो बच्चा ज्योमेट्रिकल थिंकिंग करता है, कि ज्योमेट्री बच्चे को कैसे आती है, किस किस प्रकार से आती है, तो उस सिद्धांत को देने वाले थे आपको वेन हिले। इनकी जो वाइफ है उन्होंने भी यहाँ पर दिया था। तो वेन हिले ने इस सिद्धांत को यहाँ पर दिया था। बहुत बड़े मैथमेटिशियन यहाँ पर हुए, मनोवैज्ञानिक भी यहाँ पर हुए, जो आपके सामने वेन हिले। तो वेन हिले ने कहा कि देखिए, जो बच्चा होता है ना, वो ज्योमेट्री के बारे में, यानी कि जो ज्यामिति होती है ना, ज्योमेट्री होती है ज्यामिति, उसके बारे में जो यहाँ पर चीजों को सीखता है, जो उसका चिंतन कर रहा होता है, वो अनेक स्टेप से गुजरकर उसका चिंतन कर रहा होता है। ऐसे नहीं कि बच्चों को डायरेक्ट किसी ज्योमेट्री के बारे में पता चल गया, वो अलग अलग स्टेप से गुजरेगा और तब जाके चिंतन करेगा और तब जाके चीजों को सीखेगा। तो इसलिए इनका चिंतन चलता है ना, इसलिए इन्होंने चिंतन करा था आपका छोटी क्लासेस से लेकर बड़ी क्लासेस तक, यानी कि प्राइमरी से लेकर फिर आपका धीरे धीरे करके अपर प्राइमरी आगे तक चलता है। इसलिए इनका चिंतन चलता है मूर्त से अमूर्त की ओर यहाँ पर चलता है। कैसे चलता है? मूर्त से अमूर्त की ओर चलता है, इनकी कॉन्क्रीट टू एब्स्ट्रैक्ट यहाँ पर चलता है। इसलिए इनका चिंतन चलता है सरल से जटिल की ओर चलता है, इनकी इजी टू कॉम्प्लेक्स यहाँ पर चलता है, जो इनका चिंतन यहाँ पर चल रहा होता है। ठीक है, ये आपको आगमन विधि, निगमन विधि, इंडक्टिव मेथड, डिडक्टिव मेथड दोनों के अंदर मैंने
सारा बता रखा है आपको ये वाली चीजें, ठीक है। अब देखिए वेन हिले ने कहा कि जो छोटा बच्चा होता है ना वो चीजों को कैसे सीखता है, इसलिए उन्होंने उसके आप पर लेवल बताए, ठीक है, इसलिए उन्होंने इसकी स्टेज बताई। तो ये जो लेवल है ये लेवल आपके 0 से शुरू होता है, लेवल 0, लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3, लेवल 4। तो वैसे तो आप लोग इसको लेवल 4 तक जानते हो, लेकिन 5 ही आपकी एक प्रकार की स्टेज होती है, यानी कि इस प्रकार के जो लेवल होते हैं। तो देखिए जो पहला लेवल होता है, बिल्कुल छोटा जो बच्चा होता है वो सीखता है चीजों को विजुअलाइजेशन के माध्यम से, चाक्षुषीकरण के माध्यम से, जिसको बोला जाता है चाक्षुषीकरण। क्या बोला जाता है? जिसको बोला जाता है चाक्षुषीकरण, यहाँ पर इसको बोला जाता है विजुअलाइजेशन, जिसको बोला जाता है विजुअल। यानी कि जब बच्चा ज्योमेट्री के बारे में सीखता है ना इसी स्टेज में, उसको नहीं पता ज्योमेट्री के बारे में, वो तो उसके सामने कोई पिक्चर आ गई उसको देख लेगा तो सीख जाएगा यहाँ पर बच्चा। जैसे मान लीजिए बच्चे के सामने यहाँ पर कोई सर्कल आ गया, ठीक है, तो बच्चा कहेगा ये तो रोटी है, अच्छा रोटी सर्कल होती है, ठीक है, सीख जाएगा। अगर मान लीजिए बच्चे के सामने कोई समोसा आ गया तो समोसे को देखकर क्या कहेगा कि अरे तो समोसा है, हम कहेंगे बेटा ट्रायंगल होता है, अच्छा ट्रायंगल होता है तो ठीक है ट्रायंगल मान लेते हैं। यानी कि जैसे मान लीजिए हमने बच्चे के सामने ये बना दिया, रेक्टेंगल बना दिया, आयत बना दिया, तो बच्चा क्या कहेगा ये तो बिस्किट जैसा दिख रहा है, ठीक है, तो हम कहेंगे बेटा रेक्टेंगल है। तो बच्चों को जो चीजें दिखाई जाएगी देखने के बावजूद ही फिर वो किसी भी ज्योमेट्री की फिगर को, उसकी आकृति को, उसकी शेप को समझ पाएगा। तो पहला स्टेप होता है जब छोटा बच्चा यहाँ पर होता है विजुअलाइजेशन, चाक्षुषीकरण, दृश्यकरण, कि बच्चा किसी भी ज्योमेट्री के बारे में, शेप्स के बारे में सीखता है तो देखकर ही सीखता है, जो सबसे पहला लेवल होता है। उसके बाद जैसे ही बच्चा अगले लेवल के ऊपर जाता है जिसको बोला जाता है एनालिसिस लेवल, यानी कि विश्लेषणात्मक लेवल। यहाँ पर फिर बच्चा जो ज्योमेट्रिकल शेप्स यहाँ पर होती है, जो ज्योमेट्रिकल शेप्स मैंने यहाँ पर आपके सामने बताई, इनके बारे में यहाँ पर विश्लेषण कर रहा होता है, ठीक है, कि जैसे यहाँ पर उसने कहा कि अच्छा ये तो आयत होता है, इस प्रकार से ये भाई आयत है, ठीक है, ठीक है। मान लीजिए इसी के जैसे एक उसको स्क्वायर दिखा तो कहेगा नहीं नहीं ये अलग है, इसमें तो दो भुजाएं आपकी इससे लंबी है तो इस भुजाएं इससे छोटी है, ठीक है, इस प्रकार से यहाँ पर कहेगा। तो इसमें बच्चा जो होता है ना वो जो भी आपके सामने शेप होती है ना उनका यहाँ पर विश्लेषण कर रहा होता है इस वाले के अंदर। उसके बाद बच्चा जो आता है वो आपका इससे अगले लेवल के ऊपर जाता है जिसको बोला जाता है इनफॉर्मल डिडक्शन, यानी कि यहाँ पर रिलेशन बनाना शुरू कर देता है प्रॉपर्टीज के बीच में, यानी कि प्रॉपर्टीज के बीच में यहाँ पर संबंध बनाना शुरू कर देता है। लाइक दो प्रॉपर्टी मैंने ले ली, एक मैंने ले लिया आयत यानी कि रेक्टेंगल, और एक मैंने ले लिया आपके सामने स्क्वायर यानी कि वर्ग ले लिया। अब बच्चा क्या काम करेगा, इनकी प्रॉपर्टीज के आधार पर इनके बीच में संबंध बनाएगा। वो क्या कहेगा कि यार चारों के अंदर जो है ना 4 ही साइड है, देखो इसमें भी 4 साइड है, इसमें भी यहाँ पर 4 साइड है, ठीक है। फिर बच्चा कहेगा अरे यार इसमें आमने सामने की साइड इक्वल है, इधर भी आमने सामने की साइड इक्वल है, और इधर भी आमने सामने की साइड यहाँ पर इक्वल होती है। तो बच्चा इस प्रकार से संबंध बना रहा होता है। तो फिर वो संबंध बनाता है कि इसका मतलब जितने भी वर्ग है ना, तो जितने भी वर्ग होते हैं तो सभी वर्ग भाई आपके आयत भी होते हैं। तो मान लीजिए इस बच्चे ने ये क्या बनाया, एक रिलेशन, एक संबंध बना लिया कि भाई जब आमने इनकी चारों भुजाएं होती है दोनों के अंदर, आमने सामने की साइड भी यहाँ पर इक्वल होती है, तो क्यों ना ये जो सभी वर्ग होते हैं वो आयत के अंदर माने जाए। ये पूछा हुआ है आपके एग्जाम के क्वेश्चन। तो प्रॉपर्टीज के बीच में संबंध बनाता है, बेसिकली प्राइमरी लेवल पर तो यही लेवल होता है। उसके बाद जब बच्चा आगे लेवल पर जाता है तो होता है डिडक्शन यानी कि निगमनात्मक लेवल, यानी कि अब बच्चा यहाँ पर लॉजिकल प्रूफ लेता है। क्या लेता है? लॉजिकल प्रूफ लेता है, तार्किक प्रमाण लेता है, नियम जानता है, नियमों की खोज करता है, नियमों का इस्तेमाल यहाँ पर कर रहा होता है, यानी कि अपर प्राइमरी क्लास के अंदर बच्चा जा रहा होता है। एंड लास्ट में होता है बच्चा जो यूज करता है रिगर, कठोरता, दृढ़ता, यानी कि अलग अलग प्रकार के प्रूफ, अलग अलग प्रकार की थ्योरम सिद्ध करता है, खुद से मूर्त चिंतन यहाँ पर कर रहा होता है, ठीक है, यानी कि आगे के सबसे ऊपर का यहाँ पर लेवल हो गया। तो देखिए छोटा बच्चा है जैसे जैसे बड़ा होता जाता है ना, तो इस प्रकार से जितनी भी ज्योमेट्रिकल शेप्स होती है उनके बारे में यहाँ पर चीजों को सीखता जाता है। ये शुरुआत के जो आपके लेवल होते हैं वो बड़े महत्वपूर्ण होते हैं, लेकिन पता नहीं एग्जामिनर कौन सा आपसे यहाँ पर पूछ ले। तो चलिए सामने आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन आ गया, इसका आंसर आप लोग मुझे यहाँ पर दोगे। क्वेश्चन यहाँ पर क्या कहता है जरा इसके ऊपर हम लोग नजर डालते हैं, ठीक है। देखिए क्वेश्चन यहाँ पर आपके सामने कहता है कि वेन हिले के जो ज्यामितीय चिंतन है, जो यहाँ पर इन्होंने थ्योरी दी थी, कौन सी थ्योरी दी थी? ज्योमेट्रिकल थिंकिंग, कि बच्चा ज्योमेट्री को कैसे सीखता है, जो अभी मैंने बताया। उसके सिद्धांत के अनुसार जो प्राथमिक कक्षा है, अब प्राइमरी क्लास की बात आ गई, तो इसका मतलब 3 लेवल शुरू के हो जाएंगे। उसमें बच्चों में जो दृश्यकरण होता है, जो चाक्षुषीकरण होता है, जो विजुअलाइजेशन यहाँ पर होता है, उसके बुनियादी स्तर की जो कंसेप्ट है, अवधारणा है, उसके बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है वो आप लोगों को बताना है। ध्यान से बताना भाई। पहला, बच्चे जो होते हैं वो ज्यामितीय आकृति है, यानी कि जो ज्योमेट्रिकल शेप्स होती है, जो मैंने अभी आपको बताई, आयत बताया, वर्ग बताया, सर्कल वगैरह बताया, उनके गुण धर्मों के आधार पर पहचानने में सक्षम होता है। भाई वो विजुअलाइजेशन के बाद होता है, इसमें नहीं होता।
दूसरा, इस स्तर पर ज्यामितीय चिंतन प्रमेयों के निगमन से संबंधित होता है। भाई निगमन जो होता है, डिडक्शन होता है, वो इसके बाद होता है, विजुअलाइजेशन के बाद ही सारी होती है। थर्ड, बच्चे जो होते हैं वो ज्यामितीय आकृतियों को उनके स्वरूप और दिखावट के आधार पर पहचानने में सक्षम होते हैं। यानी कि वो दिखती कैसी है, अच्छा समोसा दिख गया तो ट्रायंगल, अच्छा बॉल दिख गई तो मान लीजिए सर्कल यहाँ पर, ठीक है। तो उनकी दिखावट और उनके स्वरूप के आधार पर पहचानने में सक्षम होते हैं। ये डिपेंड करता है आपके किसके, विजुअलाइजेशन को यहाँ पर करता है। तो आंसर नंबर सबसे सटीक आपका थर्ड यहाँ पर सही हो जाएगा। क्या? थर्ड यहाँ पर सही हो जाएगा। एक और क्वेश्चन इससे संबंधित मैंने लिया हुआ, क्योंकि ये क्वेश्चन आता है और भाई पेपर 1 पेपर 2 में दोनों में यहाँ पर आता है, इसलिए मैंने कहा आज की मेरी क्लास पेपर 1 पेपर 2 दोनों के लिए महत्वपूर्ण है। पता है 1-2 क्वेश्चन ऐसे होंगे जो आपके, अगर आपको मैथ्स आती है ना तो उसकी पेडागोजी से 1-2 क्वेश्चन ऐसे आएंगे, तो अगर पूरी मैथ्स आती तभी आप उसको सोल्व कर पाओगे, ठीक है। तो इसलिए 1-2 क्वेश्चन की गारंटी मैं नहीं लेता, ठीक है, इसलिए मैं बोल देता हूँ। जैसे मैंने सीडीपी में कहा भाई लगभग चीज आपको वही पेपर में आएगी, हिंदी पेडागोजी में लगभग आएगी, सीबीएसई का मूड खराब हो गया तो 1-2 क्वेश्चन इधर उधर पूछ लेगा। ऐसी मैथ्स में भी मैथ्स की कोई एक आधी टर्म ऐसी होती है, अब जैसे बहुत से मैथ्स की इतिहास के बारे में पूछ लेता है यार, ठीक है, मैथ्स के बड़े बड़े जो इससे पहले विद्वान यहाँ पर उनके बारे में क्वेश्चन पूछ ले, तो फैक्चुअल नॉलेज भाई मैथ्स की पता नहीं कितनी है। तो 1-2 क्वेश्चन के चक्कर में मत पड़ना, जितनी चीज एग्जाम में आनी है वो करना, वो मैं आपको कराऊंगा, उसके लिए बेफिक्र रहना, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन क्या कहता है। ये क्वेश्चन कहता है कि एक विद्यार्थी समझता है कि सभी आयत समांतर चतुर्भुज होते हैं, ठीक है, परंतु सभी समांतर चतुर्भुज आयत नहीं होते। ये तो वही वाली बात आ गई कि सभी वर्ग आयत होते हैं बट सभी आयत वर्ग नहीं होते, ठीक है। तो वे नीले के ज्यामितीय चिंतन के अनुसार वह विद्यार्थी ज्यामितीय चिंतन के किस चरण पर है? क्या वो आपका एनालिसिस पर है, ठीक है, या पर आपका अभिसंज्ञान पर है, या डिडक्शन पर है, या रिलेशनशिप पर है? बताओ। जब इस प्रकार की चीजें यहाँ पर कर रहा है तो किस लेवल पर है? आपने कहा सर फोर्थ, रिलेशन, इसके साथ नहीं जाओगे, डिडक्शन के नहीं जाओगे भाई। 54% किसके साथ? रिलेशनशिप, बिल्कुल ठीक बात है, संबंध बना रहा है, संबंध। जैसे मैंने यहाँ पर संबंध बनवाए, किस किस के संबंध बनवाए? आयत और वर्ग के संबंध बनवाए कि भाई सभी वर्ग आयत होते हैं लेकिन सभी आयत वर्ग नहीं होते। तो ये मैंने किस में बनवाए? रिलेशनशिप में संबंध बनवाए। और संबंध कैसे बनाए? इनकी प्रॉपर्टीज के आधार पर कि भाई चारों साइड है, दोनों के अंदर आमने सामने की साइड भी यहाँ पर इक्वल होती है, तो ऐसे संबंध यहाँ पर बना लिया। तो ये आपका हो जाएगा संबंध की समझ, रिलेशनशिप हो जाएगा। फोर्थ हो जाएगा कि भाई सभी आयत समांतर चतुर्भुज होते हैं लेकिन सभी समांतर चतुर्भुज आयत नहीं होते हैं, तो संबंध बनाया जा रहा है। फोर्थ आंसर आपके सामने सही हो जाएगा। क्या? फोर्थ आंसर आपके सामने सही हो जाएगा, जो कि आप लोग बिल्कुल ठीक यहाँ पर जा रहे हो, बहुत बढ़िया तरीके से आप लोग यहाँ पर जा रहे हो, ठीक है। चलिए बात कर लेते हैं भाई हम लोग अगले एक और महत्वपूर्ण मैथमेटिशियन जिनका नाम है आपका जॉर्ज पोलिया, ठीक है। हालांकि उनकी पिक्चर नहीं है, अमूर्त तरीके से माइंड के अंदर सोच लेना। जॉर्ज पोलिया की बात कर रहे हैं। जॉर्ज पोलिया ने कहा कि भाई कैसे आप समस्या का समाधान कर सकते हो, या मैथ्स को किस प्रकार सीख सकते हो, मैथ्स के अंदर आए सवालों को कैसे आप लोग सोल्व कर सकते हो। तो जॉर्ज पोलिया ने 4 स्टेप बताए थे किसी भी समस्या के समाधान के लिए कि भाई अगर आपके सामने कोई भी समस्या है, या मान लीजिए आपके सामने कोई क्वेश्चन है, कोई न्यूमेरिकल है, तो उसका समाधान कैसे करना है। तो इन्होंने कहा भाई 4 तरीके से आप लोग उस समस्या का समाधान कर सकते हो। क्या? 4 तरीके से आप लोग उस समस्या का समाधान कर सकते हो। पहला इन्होंने कहा कि भाई सबसे पहले तो समस्या को समझना पड़ेगा, अंडरस्टैंडिंग द प्रॉब्लम, कि भाई समस्या है क्या, तभी तो समाधान करोगे, पहले समस्या को समझो। तो आपने कहा कि आपके सामने कोई समस्या है, XYZ कोई समस्या होगी, मैथ्स की कोई समस्या होगी। अच्छा मैथ्स की क्या समस्या है बताना, क्या न्यूमेरिकल के अंदर दिक्कत आ रही है या पेडागोजी के अंदर दिक्कत आ रही है? बताओ जल्दी कमेंट बॉक्स के अंदर, एक एक के अभी कमेंट में चेक करूंगा। तो पहले आपने समस्या को समझा, फिर उसके बाद उस समस्या को सोल्व करने के लिए आपने एक प्लान, एक योजना बनाई। ये सचिन सर की क्लास देखूंगा पेडागोजी के लिए, खत्म आपकी मैथ्स की पेडागोजी की टेंशन, साथ में प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन कर लूंगा, खत्म, फिर तो कुछ करने की और जरूरत ही नहीं बैठती, दोनों चीज यहाँ पर हो गई थी। अच्छा न्यूमेरिकल की दिक्कत है, चलो मैथ्स वाले सर की क्लास ले लूंगा, ठीक है, जिनकी कल यहाँ पर मैराथन होगी, ठीक है। तो आपने फिर एक प्लानिंग करी, योजना बनाई। योजना बनाने के बाद फिर आपने उसको दोबारा जांच करा कि एक बार और देख लेता हूँ, क्या कुछ और करना तो नहीं रह गया, क्या कुछ और तरीके से तो नहीं हो सकता यहाँ पर, ठीक है। तो आपने पुनः जांच करी और लास्ट में आपने कैरी आउट द प्लान, यानी कि जो योजना आपने बनाई थी ना उसको इम्प्लीमेंटेशन करना स्टार्ट कर दिया कि ठीक है सर कराइए मैराथन, सब देखेंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी यहाँ पर देखेंगे। तो इस प्रकार से समस्या का समाधान यहाँ पर किया गया जॉर्ज पोलिया के द्वारा, ठीक है। सर पेडागोजी नहीं आ रही, न्यूमेरिकल नहीं आ रही, न्यूमेरिकल पेडागोजी, न्यूमेरिकल पेडागोजी, दोनों मिक्स चल रहे हैं भाई। पेडागोजी तो मैं करा ही रहा हूँ, आज खत्म करवा दूंगा, न्यूमेरिकल वाले आपके सर न्यूमेरिकल वाले आपके सामने कराएंगे, ठीक है। अब जॉर्ज पोलिया से संबंधित एक क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर आ गया, आंसर आप लोगों को देना है, क्या कहता है नजर डालते हैं। जो भी बोलो, एक्सपेरिमेंट करने का मन तो करता है, पर सबने पूछा
हस्बैंड फैमिली वालों के सामने ये पहनेगी? आंसर आप लोगों को देना है। क्या कहता है, नजर डालते हैं। ये कहता है कि गणित में समस्या समाधान का जो कौशल होता है उसको सिखाने के बारे में जॉर्ज पोलिया के दृष्टिकोण के साथ कौन सा सिद्धांत सबसे बेहतर तरीके से मेल खाता है? बताओ भाई। पहला, समस्या समाधान को समान समस्याओं की पुनरावृत्ति के माध्यम से सबसे अच्छा सीखा जा सकता है। जी नहीं भाई, समस्या समाधान आपके सामने समस्या है, मान लीजिए पेडागोजी की समस्या है, न्यूमेरिकल की समस्या है, तो उसको समान समस्याओं की रिपीटेशन करो। मतलब आप लोगों ने अगर आपके सामने पेडागोजी है तो उसके जैसी समान समस्या है, सेम पेडागोजी का क्वेश्चन बार बार रिपीट करते जा रहे हो, तो कुछ समय के बाद वो क्वेश्चन आपको रट जाएंगे। इसलिए जब आपके सामने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आते हैं ना, तो आप क्वेश्चन देखते आंसर बता देते हो, क्योंकि रिपीट हो गए। अभी आपके लिए हार्ड पेपर भी आने वाले हैं, जो मैं आपके लिए लेकर आने वाला हूँ। सीडीपी के अंदर सारे 100 क्वेश्चन नहीं था आपके लिए, तो उसके अंदर आपको थोड़ी ना प्रॉब्लम हुई यहाँ पर होगी। तो आपको अनेक प्रकार के समाधान यहाँ पर देखनी चाहिए। एक जैसों की रिपीटेशन करोगे तो बच्चा रोट लर्निंग यहाँ पर करेगा। सेकंड, शिक्षकों को छात्र को गंभीरता से सोचने और अपनी स्वयं की रणनीति बनाने के लिए उसको मार्गदर्शन करने पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। सबसे बढ़िया तरीका कि भाई अपनी तरफ से सोचो कैसे समस्या का समाधान कर सकते हो, खुद की एक स्ट्रेटेजी बनाओ कि कैसे मैथ्स की पेडागोजी या मैथ्स के न्यूमेरिकल को सोल्व कर सकते हो। तो ये आपका सही है। समस्या समाधान